हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा दी गई 5 जगत प्रणाली जो 1969 में दी गई थी। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी तथा एनिमेलिया, जो ये 5 जगत आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में बताए थे। तो हमने सबसे जो पहला किंगडम था मोनेरा, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था, उसके जनरल कैरेक्टर के बारे में तथा उनमें कौन से जीवों को रखा गया है, ये सब हमने पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड जगत, प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत किसे कहते हैं, उसके जनरल कैरेक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे तथा उसे कौन से भागों में बांटा है तथा उनमें आने वाले सभी जीवों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो प्रोटिस्टा जगत है। प्रोटिस्टा जगत को 4 भागों में बांटा है। अमीबोइड, सीलिएटेड, फ्लेजिलेटेड तथा स्पोरोजोन्स में बांटा है तथा इनमें जो आने वाले जीव है, जब हम एक एक वर्ग के बारे में पढ़ेंगे तो अच्छे से हम उसको पढ़ेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर के बारे में, यानी प्रोटोजोआ के सामान्य लक्षण क्या है। जो प्रोटोजोआ जगत में जो जीवों को रखा है, प्रोटोजोआ जगत में आने वाले जो जीव है वो एक कोशिकीय होते हैं तथा यूकेरियोटिक होते हैं। एक कोशिकीय हमने कई बार पढ़ाई की, जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है, और यूकेरियोटिक जिसमें सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। तो ये सब जीवों को इसमें प्रोटिस्टा जगत में रखा है। प्रोटिस्टा जगत के लिए जो जीव आते हैं उनका पोषण कैसे होता है? उनका पोषण होता है, ये स्वयंपोषी नहीं होते हैं, इनका पोषण परजीवी या परभक्षी रूप में होता है, यानी ये दूसरों का भक्षण करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और परजीवी दूसरे पादपों पे या जीवों पे निर्भर रहकर ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ जीव प्रोटिस्ट परभक्षी भी होते हैं, यानी कि ये जीवाणुओं को, बैक्टीरिया आदि छोटे जीवों को खा के अपना जीवन यापन करते हैं। तो प्रोटिस्टा जगत में हमने उन जीवों को रखा है। तो प्रोटिस्टा जगत में हमने रखा है एक कोशिकीय जीवों को। एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को रखा है। प्रोटिस्टा जो जगत है उसको हमने 4 भागों में बांटा है। पहला है अमीबोइड, अमीबोइड प्रोटोजोन्स। दूसरा है सीलिएटेड, प्रोटोजोन्स। तीसरा है फ्लेजिलेटेड, प्रोटोजोन्स। और चौथा है स्पोरोजोन्स, प्रोटोजोन्स। तो हमने प्रोटिस्टा को 4 भागों में बांटा है। तो अब हम पढ़ रहे हैं सबसे पहला, जो इसका पहला भाग है अमीबोइड प्रोटोजोन्स के बारे में। अमीबोइड प्रोटोजोन्स में कौन से जीवों को रखा है? अमीबोइड प्रोटोजोन्स में हमने अमीबा को रखा है। अमीबा क्या होता है? अमीबा में पादप पाए जाते हैं, इसको सूडोपोडियम कहते हैं। ये गमन के लिए भी सहायक होते हैं और भोजन को पकड़ने के लिए भी सहायक होते हैं। इनमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली तो पाई जाती है, ये कोशिका झिल्ली पाई जाती है, किंतु इसके बाहर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो इसमें कोशिका झिल्ली तो पाई जाती है। पादप पाए जाते हैं जो भोजन को पकड़ने के लिए तथा इनको इधर उधर गमन के लिए सहायक होते हैं। अमीबा में जनन किस प्रकार से होता है? अमीबा में जनन विखंडन के द्वारा होता है, यानी कि कोई भी पार्ट अमीबा का अलग हो जाएगा। हाँ, मतलब कोई भी भाग यहाँ से कट गया, चाहे भले यहीं से कट गया, कहीं से भी कट जाए, कोई भी भाग अलग हो जाएगा तथा नए अमीबा का निर्माण कर देगा तथा नया जंतु जो होगा वो इसमें विखंडन विधि के द्वारा होगा। अमीबा में आकुंचनशील धानियां पाई जाती है। आकुंचनशील धानियों का क्या काम होता है? पराशर नियमन का काम होता है। पराशर नियमन यानी जल का जो नियंत्रण करते हैं वो आकुंचनशील धानियों में होता है। अगर जल अधिक मात्रा में है तो वह बाहर निकल जाता है, और अगर जल की कमी है तो वह जल अंदर ग्रहण कर लिया जाता है। तो आकुंचनशील धानियां अमीबा में पाई जाती है तथा इसमें फूड वैक्यूल पाए जाते हैं। भोजन का संग्रह करने के लिए खाद्य धानियां पाई जाती है। इसमें
केंद्रक पाया जाता है, इसमें सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, वाटर वैक्यूल पाए जाते हैं। तो ये अमीबोइड प्रकार के जो जीव होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? ये नम स्थानों में, जल में तथा समुद्र जल में भी पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? अमीबोइड प्रकार के प्रोटोजोन्स, यानी जो हम प्रोटोजोआ का पहला टाइप पढ़ रहे हैं अमीबोइड प्रोटोजोन्स, ये कहाँ पाए जाते हैं? नम स्थानों में, जल में, समुद्र जल में पाए जाते हैं। अमीबा होता है, इनमें जनन किस प्रकार का होता है? विखंडन विधि के द्वारा इसमें जनन होता है। तथा इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है? अमीबा में केंद्रक पाया जाता है, क्योंकि यूकेरियोटिक है तो सुसंगठित केंद्रक पाया जाएगा इसमें। तथा इसमें भोजन के लिए कूटपाद पाए जाते हैं, जिसे सूडोपोडियम कहते हैं। ये गमन में भी सहायक होते हैं और भोजन को निगलने के लिए भी सहायक होते हैं। इसमें खाद्य धान्यां पाई जाती है तथा खाद्य धान्यां भोजन संग्रह के लिए पाई जाती है। पराशरण के लिए अंकुजनशील धान्यां पाई जाती है। तो एंट अमीबा हिस्टोलिका होता है एक परजीवी। अमीबा का परजीवी होता है, ये मनुष्य के पेचिस रोग पैदा करता है। पेचिस रोग उत्पन्न होता है, यानी एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक जो परजीवी होता है वो मनुष्यों को पेचिस रोग उत्पन्न करता है। और एक होता है एंट अमीबा कोलाई। ये परजीवी है पर ये सहभोजी होता है, इससे कोई किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है या किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता है। अब हम सेकंड पढ़ रहे हैं फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोन्स का मतलब है इसमें फ्लेजिला पाई जाती है। फ्लेजिला और सीलिया में क्या अंतर होता है? फ्लेजिला होती है वो एक बड़ी लोमेल संरचना होती है, तो जो सीलिया होता है वो छोटी छोटी लोमेल संरचनाएं होती है। तो फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोन्स है, इसमें एक प्रोटोजोन्स होता है ट्रिपेनोसोमा ब्रूस्टी। ट्रिपेनोसोमा ब्रूस्टी जो प्रोटोजोन्स होता है उससे अफ्रीकन निंदा मनुष्य में अफ्रीकन निंदा नामक रोग हो जाता है और इसका वाहक होता है ट्रिपेनोसोमा। ये एक परजीवी होता है, यानी दूसरों के शरीर पर अपना जीवन यापन करते हैं। ट्रिपेनोसोमा ब्रूस्टी जो होता है वो मनुष्य में अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस रोग पैदा करता है। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस नामक रोग यानी मनुष्य में एक निंदालु रोग उत्पन्न करता है। यह सीसी मक्खी द्वारा संचारित होता है, यानी एक मक्खी होती है सीसी, उसके द्वारा ये संचारित होता है। और होता क्या है? ट्रिपेनोसोमा ब्रूस्टी नामक प्रोटोजोन्स होता है, तथा इससे मनुष्य में निंदालु रोग उत्पन्न हो जाता है। लेशमेनिया रोग होता है वो यकृत में कालाजार नामक रोग उत्पन्न करता है, यानी लेशमेनिया जो प्रोटोजोन्स होता है वो मनुष्य में एक कालाजार नामक रोग उत्पन्न कर लेता है। तो हमें ये जो रोग है तथा ये किसके द्वारा संचारित होते हैं ये हमें याद करना पड़ेगा। ये उदाहरण हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम तीसरा पढ़ेंगे सीलिएटेड प्रोटोजोन्स के बारे में। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स किसे कहते हैं? जिसमें सीलिया पाई जाती है, जिसमें छोटी छोटी लोमेल संरचना होती है वह सीलिया कहलाती है। तो ये इसमें भी क्या ये सीलिया किस लिए पाई जाती है? गमन के लिए सीलिया का यूज किया जाता है। तो ये जो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स होते हैं उसका उदाहरण है पैरामीशियम। तो इसमें मुंह रूपी गुहिका पाई जाती है, इसमें एक मुंह रूपी गुहिका यानी केविटी पाई जाती है। इसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं, एक बड़ा केंद्रक तथा एक छोटा केंद्रक पाया जाता है। तथा संकुचनशील धानियां पाई जाती है पराशरण नियमन के लिए। पराशरण नियमन क्या होता है? हमने पहले भी पढ़ा था कि पराशरण नियमन होता है जो संतुलन जल का संतुलन का कार्य करता है। तो इसमें इसका उदाहरण है पैरामीशियम। इसमें कोशिका विभाजन तथा अलैंगिक जनन होता है। कोशिका विभाजन यानी कि कोई भी कोशिका टूट गई तथा नया पैरामीशियम का निर्माण हो गया। अलैंगिक जनन भी इसमें होता है, यानी कि एक ही गैमेट से नए जीव का निर्माण हो जाता है। संयुग्मन द्वारा इसमें लैंगिक जनन भी होता है, यानी कि आपस में गैमेट्स के मिलने से संयुग्मन हो जाता है तथा इसमें लैंगिक जनन भी होता है। तो हम पैरामीशियम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इसमें छोटी छोटी ये रोमेल संरचना होती है, ये सीलिया कहलाती है। बाहर ये कोशिका का आवरण होता है, ये पेलिकल कहलाता है। ये जो होती है संकुचनशील रिक्तियां, ये पराशरण नियमन का कार्य करती है।
इसमें लार्ज न्यूक्लियस, बड़ा केंद्रक तथा छोटा केंद्रक, 2 केंद्रक पाए जाते हैं। इसमें फूड वैक्यूल पाई जाती है, यानी कि खाद्य धानियां भी इसमें पाई जाती है। अब हम चौथे प्रकार का पढ़ेंगे प्रोटोजोन्स, स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स किसे कहते हैं? स्पोरोजोन्स के उदाहरण है प्लाज्मोडियम मच्छर, प्लाज्मोडियम तथा मोनोसिस्टिस। प्लाज्मोडियम क्या होता है? प्लाज्मोडियम का जो जीवन होता है वो 2 होस्ट में पूरा होता है। एक तो होता है मनुष्य, और एक होता है मक्खी। मनुष्य में अलैंगिक जनन करता है तथा मक्खी में ये लैंगिक जनन करता है। तो ये स्पोरोजोन्स होते हैं वो अंत्य परजीवी होते हैं, यानी कि शरीर के अंदर रह के फिर अपना जीवन यापन करते हैं। इसके उदाहरण है प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस। ये हमें एग्जाम्पल सारे याद करने पड़ेंगे। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, अब हमारा प्रोटिस्टा जगत पूरा हो गया है, अगली क्लास से हम तीसरा जगत कवक जगत हम स्टार्ट कर लेंगे।